जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आपको पता ही है कि MTS की एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। तो जब तक साथियों MTS का पेपर नहीं हो जाता, तब तक इस चैनल पर डेली SSC MTS एग्ज़ाम के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न है। साथियों, जितने भी प्रश्न का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं तथा एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न हैं। इससे आपको साथियों एग्ज़ाम का आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ, एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 26 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं और अंत में आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने टॉप 26 में से कितने प्रश्न सही किए। और जैसा कि साथियों आपको पता भी है कि जो MTS में कट ऑफ जाती है साथियों, यह अंग्रेजी साथियों कौन से विषय, तो अंग्रेजी और GK GS जो है साथियों, अंग्रेजी और GK GS इन्हीं दो विषय पे MTS की मेरिट लगती है। साथियों, आपको मैथ और रीजनिंग आता है, इससे MTS को कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों विषय सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होंगे। आपका जो सेशन 2 का पेपर होगा अंग्रेजी और GK का, तो साथियों आपका कट ऑफ यहीं तय करता है। जो आपकी सिलेक्शन का रास्ता है साथियों, अंग्रेजी और GK, यही आपका सिलेक्शन का रास्ता तय करता है। तो अंग्रेजी का नहीं, लेकिन हाँ GK का मैं गारंटी लेता हूँ कि जब तक MTS का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, तब तक साथियों MTS एग्ज़ाम के लिए GK के प्रैक्टिस सेट पर डे इस चैनल पर आते रहेंगे, जिससे आप अपनी पढ़ाई को बढ़िया और कंटिन्यू जारी कर सकेंगे और उन्हीं प्रश्न को कराएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो साथियों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी MTS के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए साथियों, हम बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है साथियों, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। देखिए, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो ये नहीं थे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो साथियों, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं पूछा गया है, तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए साथियों, जो भारतीय संविधान है इसका निर्माण किसने किया। 4 ऑप्शन है साथियों। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन इसका सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो कि साथियों ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान सभा का निर्माण किसने किया। साथियों, कहाँ पे हुआ था, तो यह हुआ था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। किसने नहीं साथियों, यहाँ पे कहाँ हो जाएगा कि कहाँ पर हुआ। तो साथियों कहाँ पर हुआ, तो यह हुआ था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। अच्छा प्रश्न है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न है कि कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी। स्टार लगा के चलिए प्रश्न पे साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि एग्जाम वाला फुल मूड में रहेगा तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। भारतीय संविधान से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाएगा साथियों, तो इस प्रकार के प्रश्न जरूर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। देखिए प्रश्न क्या है कि कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में, जो साथियों भारतीय संविधान सभा की मांग हुई थी, तो सर्वप्रथम कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी। एक क्वेश्चन तो आपका ये भी बन गया। तो 1936 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग हुई, तो यह किस अधिवेशन में की गई थी साथियों। कौन सा अधिवेशन था, तो यह था साथियों फैजपुर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो साथियों फैजपुर अधिवेशन में साथियों सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1936 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न की 42वें साथियों, प्रश्न की 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए। स्टार लगा के चलिए साथियों प्रश्न को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, पूछे जाने की संभावना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए। तो यह कौन से शब्द जोड़े गए थे साथियों, तो पंथ, निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। जो पंथ, निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता साथियों, ये संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न की निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान का नहीं है।
अच्छा प्रश्न साथियों। देखिए प्रश्न की निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान का नहीं है? तो यह साथियों है सही उत्तर इसका हो जाएगा अधिक लोचशील। क्या है तो साथियों अधिक लोचशील, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की विशेषता में यह नहीं है। कौन है नहीं है साथियों? तो अधिक लोचशील। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का लिंक आपके जितने भी दोस्त एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो उनके पास यह वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में न्यायपालिका डैश डैश है, यानी भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो साथियों यह स्वतंत्र न्यायपालिका है। जो भारत में न्यायपालिका है या स्वतंत्र न्यायपालिका, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न की भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? अच्छा प्रश्न है साथियों कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों एकल नागरिकता। जो साथियों एकल नागरिकता है यह भारतीय संविधान में संघीय शासन का विशेषता नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्टार लगा के चलिए प्रश्न को साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न की निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? देखिए साथियों प्रश्न ध्यान से पढ़िए। जो प्रश्न की बोला है कि कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? तो साथियों ये प्रदान करते हैं सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार, अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास, यानी जितने भी ऑप्शन है साथियों ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो साथियों उपयुक्त सभी यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना यह भी संविधान में साथियों हमारे है, केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार यह भी है और अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास हैं यह भी है। तो ये सभी तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों स्टार लगा के चलिए प्रश्न को। यदि भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसे प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं। किसी न किसी शिफ्ट में साथियों ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न की संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? प्रश्न की संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन सा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? तो यह प्रयोग करता है साथियों मंत्रिमंडल। जो मंत्रिमंडल होता है साथियों यह संसदीय प्रणाली में सरकार की वास्तविक कार्यप्रणाली शक्ति का प्रयोग करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। उत्तर भी इसका बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं कि जो वास्तविक कार्यपालिका जो होती है इनकी शक्ति का प्रयोग कौन करना चाहेगा? तो साथियों जैसे कार्यपालिका यानी वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग केवल मंत्रिमंडल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी कि संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन से वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? तो मंत्रिमंडल करता है। तो मंत्रिमंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10 है, स्टार लगा के चलिए प्रश्न को साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है कि संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया यानी डैश डैश यानी मुखिया होता है। तो देखिए मुखिया क्या करता है साथियों? जैसे संसदीय प्रणाली में सरकार की कार्यपालिका का मुखिया का कार्य क्या होता है, क्या करता है? तो यह साथियों क्या करता है? यह नाम मात्र की शक्तियाँ रखता है। क्या रखता है? तो नाम मात्र की शक्तियाँ रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली में सरकार में यानी संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुख्य मुखिया साथियों नाम मात्र की शक्तियाँ रखता है। तो साथियों जो कार्यपालिका का मुखिया होता है या नाम मात्र की शक्ति केवल इसके पास होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न की संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में क्या होता है साथियों? तो अन्य लोगों की तुलना में क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखिए प्रश्न यह है संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में होता है तो कैसा होता है साथियों? समान लोगों में या प्रथम होता है। अब प्रधानमंत्री जो होता है साथियों संसदीय प्रजातंत्र में संसद में जितने लोग होते हैं उन सभी लोगों में या प्रथम होता है, यानी पहले पे यहीं आते हैं प्रधानमंत्री जी। तो संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में
समान लोगों में प्रथम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर साथियों, इस समान लोगों में प्रथम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में समान लोगों में प्रथम होता है। साथियों, अब तक 11 प्रश्न करवा चुके हैं और इन 11 प्रश्न के साथ साथ अभी 26 प्रश्न तक हम प्रश्न आज लिए हैं। तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने 26 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो ये अपने हिसाब से आप भी अपने मन में टिक करते चलिएगा और लास्ट में आप अपना कैलकुलेशन जो आप निष्कर्ष निकलेगा कि आपने 26 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे क्या होता है साथियों, मुझे पता चलता है कि हाँ आप अपनी तैयारी को किस लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो मैं और सटीकता से जितने भी टफ प्रश्न हो सकते हैं आपके लिए लेके आऊँ। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने टॉप 26 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। साथ ही अपने मन में इसका भी उत्तर आप टिक करते चलिएगा। आप ऐसे कीजिएगा साथियों कि आप इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से साथियों आप प्रश्न को वीडियो को देखिएगा, तभी साथियों आपको क्लास में मज़ा आएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, प्रश्न की संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। देखिए जैसे साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले तो इसको स्टार लगा के चलिए क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न की संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रश्न के कहने का मतलब क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह साथियों संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? तो संसद के निम्न सदन के प्रति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लास साथियों थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम नहीं है और रिवीजन का मतलब भी होता है साथियों कि जितनी फास्ट आप अपनी क्लास को कीजिए उतनी जल्दी आपको याद कीजिएगा। जैसे मैं जितनी फास्ट क्लास को कराऊंगा आप भी उतने हिसाब से अपने प्रश्नों को अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा। तो साथियों फास्ट कराने का एक नतीजा यह भी कि थोड़ा कम समय है और इसीलिए साथियों क्लास को थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 13 है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, अच्छा भी प्रश्न है। देखिए प्रश्न की कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? अब तक का साथियों इस क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के चलिए साथियों, BIMP प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए साथियों प्रश्न है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन में, कोई व्यक्ति मान लीजिए साथियों और संसद के वह किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना, यानी कि संसद के किसी भी सदन का वह सदस्य नहीं है परंतु वह कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? तो साथियों यह कितने, तो 6 माह के लिए मंत्री रह सकता है, यानी 6 माह तक के लिए वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होते हुए बिना भी मंत्री रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न की राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? ये रहा इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आपको तो इसका उत्तर भी आ जाएगा बहुत ही आसानी से कि देखिए जो राष्ट्रपति होता है साथियों सामान्यतः या किसे प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है? तो साथियों जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हीं को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, यानी लोकसभा में जिस दल के नेता का सीट सबसे ज़्यादा होता है वहीं प्रधानमंत्री नियुक्ति हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति सामान्यतः प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 15 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए प्रश्न की संघीय शासन प्रणाली में सरकार के स्तर होते हैं, यानी डैश यानी सरकार के कितने स्तर होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि संघीय शासन जो होता है इस शासन प्रणाली में सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो देखिए साथियों इसके 2 स्तर होते हैं, केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कि संघीय शासन प्रणाली में सरकार के 2 स्तर होते हैं, एक केंद्रीय और एक राज्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संघीय शासन प्रणाली में सरकार के 2 स्तर होते हैं, केंद्रीय और राज्य। बस यही याद रखना साथियों, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य यही 2 स्तर संघीय शासन प्रणाली के होते हैं, केंद्रीय और राज्य, केंद्रीय और राज्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है कि राज्यसभा के संसद का कार्यकाल होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, प्रश्न की राज्यसभा के संसद का कार्यकाल होता है, तो यह होता है साथियों 6 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल
किसका कार्यकाल? तो साथियों जो राज्यसभा का सदस्य होता है उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों एक प्रश्न आपके लिए रहा, ये आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता होती है साथियों, नागरिकता का संबंध साथियों संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो नागरिकता का संबंध साथियों संविधान के किस अनुच्छेद से है? इसका संबंध साथियों किस अनुच्छेद से, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। या आप इसका उत्तर साथियों कमेंट में बताना, यह उत्तर आपके लिए रहा। कमेंट में इसका उत्तर पिन कर दीजिएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकता का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न है कि लोकसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों यह करता है स्पीकर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता स्पीकर करता है। कौन करते हैं? तो इनको कहते हैं साथियों लोकसभा स्पीकर। और साथियों वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? कमेंट में जरूर बताना कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है। प्रश्न था कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसको करते हैं स्पीकर जी, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लौटाना अनिवार्य है? VVIMP साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के चलिए, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछ ले। किसी न किसी शिफ्ट में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न यही रहता है साथियों, मतलब इसका उत्तर यही रहता है, लेकिन प्रश्न को घुमा के पूछ लिया जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। बट प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिन में लौटाना होना अनिवार्य है? तो यह है साथियों 14 दिन में। कितने दिन में? तो 14 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है साथियों। तो साथियों 14 दिन में साथियों लोकसभा द्वारा, किसके द्वारा? तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिन में लौटाना? तो 14 दिन में साथियों। कितने दिन में? तो 14 दिन में लौटाना अनिवार्य होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यदि एग्जाम वाला फुल मूड में रहेगा तो आपसे ऐसे प्रश्न जरूर पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों फिर आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ साथियों यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो यह वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके किसी ना किसी दोस्त के एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न 2 या 3 प्रश्न उनकी एग्ज़ाम में पूछ ले, यानी किसी न किसी शिफ्ट में साथियों हो सकता है ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो प्रश्न भी साथियों MTS एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न है, एग्ज़ाम वाला ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ये लगा के चलिए साथियों इस प्रश्न पे स्टार आप, क्योंकि प्रश्न है इम्पोर्टेंट। प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, यानी राष्ट्रपति जो होते हैं साथियों इनके विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो साथियों यह लगाया जा सकता है संविधान का अतिक्रमण, यानी संविधान का अतिक्रमण के आधार पर इनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संविधान का अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है। अब देखिए साथियों अभी तक प्रश्न था कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 20 है कि उपराष्ट्रपति, वहाँ पे राष्ट्रपति था, यहाँ पे उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है। तो देखिए इनको हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है? तो यह स्टार्ट किया जा सकता है साथियों राज्यसभा से। कहाँ से? तो राज्यसभा से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा साथियों कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है राज्यसभा से। तो राज्यसभा इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न कि बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। देखिए साथियों बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है तो कहाँ पे पेश किया जाता है बजट साथियों? तो यह सर्वप्रथम प्रस्तुत करते हैं इसको हम लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में। तो साथियों लोकसभा में बजट को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कि बजट को सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करता है। साथियों कौन प्रमाणित करता है कि जैसे मान लीजिए कोई बिल है वह धन विधेयक है या नहीं है, तो इसे प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार है साथियों लोकसभा अध्यक्ष के पास। किसके पास? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास साथियों इसे प्रमाणित करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, तो इसे प्रमाणित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने की अनुमति कौन देता है? इससे पहले वाला प्रश्न था कि धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है, और अब प्रश्न नंबर 23 है साथियों कि धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने की अनुमति कौन देता है। तो देखिए साथियों, जो धन विधेयक होता है इसको लोकसभा में पेश करने की अनुमति देता है राष्ट्रपति। कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने की अनुमति देता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है धन विधेयक के मामले में, तो डैश डैश है। तो साथियों देखिए, जो धन विधेयक के मामले में क्या है, तो धन विधेयक के मामले में साथियों लोकसभा सबसे अधिक शक्तिशाली है, राज्यसभा सबसे अधिक शक्तिशाली है, या दोनों सदनों के समान अधिकार हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, जो धन विधेयक के मामले होते हैं इनमें साथियों लोकसभा सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा साथियों सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और साथियों ऑप्शन नंबर ए से कई साइनोम्स बन सकते हैं। देखिए एब्रोगेट हो गया साथियों, एब्रोगेट साथियों मुझे याद आ गया ऑप्शन नंबर ए से साथियों, एब्रोगेट हो गया। फिर उसके बाद में इसका हो जाएगा सिनोनिम साथियों, क्या हो जाएगा? तो रेस्काइंड हो जाएगा साथियों। उसके बाद में रिजाइन हो जाएगा। ये सब साथियों एब्रोगेट के साइनोम्स हो जाएंगे, यानी पर्यायवाची हो जाएंगे। एब्रोगेट का अर्थ होता है साथियों कटा हुआ या रद्द, यानी एब्रोगेट का मतलब होता है कटा हुआ या रद्द। तो ऑप्शन नंबर ए था, तो ऑप्शन नंबर ए से साथियों मुझे साइनोम्स याद आ गए, तो सोचा कि आपको बता दूं। हो सकता है आपके एग्जाम में साइनोम्स से संबंधित साथियों 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो यदि आपके एग्जाम में साथियों अंग्रेजी से 2 या 3 ही प्रश्न आप करके आते हैं, तो इससे साथियों आपका अगर आप एक प्रश्न सही करेंगे तो आपका साथियों 3 नंबर बनने वाला है। तो इसी प्रकार यदि आप 3 प्रश्न सही करेंगे तो साथियों आपको 9 नंबर मिलने वाला है। तो इसीलिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप एमटीएस की एग्ज़ाम की तैयारी यदि कर रहे हैं तो अंग्रेजी में साथियों मेरा तो अनुमान यही है कि अंग्रेजी में जितने भी आप हो सकें वोकेब को कर लीजिए। जितना वोकेब आप करेंगे उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वोकेब से साथियों हमारे साइनोम्स और उसके बाद में जो अपोजिट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, और फिर एडियम एंड फ्रेज इनसे संबंधित प्रश्न आधा से ज़्यादा हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए साथियों वोकेब तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। वोकेब जो है साथियों इसका एक कैप्सूल है समझ लीजिए एमटीएस में अंग्रेजी का। वोकेब से साथियों हमारे कई चैप्टर क्लियर हो जाते हैं। एडियम फायर्स हो गया साथियों, उसके बाद में सिनोनिम्स हो गया, फिर उसके बाद में एंटोनिम्स हो गए, और उसके बाद में साथियों जो आता है हमारा अनसीन पैसेज वाला, क्योंकि ये सब साथियों क्या है तो वोकेब से संबंधित है। यदि आप वोकेब अपना मजबूत करेंगे तो वोकेब से जितने भी मीनिंग होती है आपको याद हो जाएगा। तो वोकेब काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप वोकेब को बार बार करते रहिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। आप साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न है 25 कि सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, प्राचीन इतिहास का प्रश्न आ गया इसमें। देखिए प्रश्न है कि सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते हैं। तो सिंधुवासी साथियों किसकी नहीं करते? तो विष्णु की। किसकी नहीं? तो भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 साथियों आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है कि ऐतरेय ब्राह्मण में कृपण कहा गया है। देखिए साथियों जो ऐतरेय ब्राह्मण होते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण में साथियों कृपण किसे कहा गया है? तो कृपण देखिए साथियों जो ऐतरेय ब्राह्मण में कृपण किसको कहते हैं? तो यह कहते हैं पुत्री को। किसको? तो जो बेटी होती है पुत्री होती है साथियों, इनको कृपण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ऐतरेय ब्राह्मण में कृपण पुत्री को यानी बेटी को कहा गया है। तो बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो का लिंक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना।
और साथियों यदि वीडियो में हमसे कहीं पे कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। या कोई प्रश्न का उत्तर गलत बता दिया है, वैसे तो सभी प्रश्न के उत्तर सही बताए गए हैं, तो आप कमेंट में बताना ज़रूर। और हाँ, आज आपने टॉप 26 में से कितने प्रश्न सही किए, यह भी साथियों आप कमेंट में ज़रूर बताना। और जिन प्रश्नों का उत्तर हमने पूछा है आप वह भी कमेंट में बताना। क्लास कैसी थी यह भी बताना। तो आशा करता हूँ आपको आज वाली क्लास अच्छी लगी होगी। तो बस साथियों फिर यही कहूँगा जाते जाते, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। जब तक एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपके लिए डेली जीके के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। एमटीएस एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न रहेंगे साथियों, आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ साथियों, मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही वीडियो से एमटीएस में सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, बट साथियों क्या होता है कि आप बार बार जब रिवीजन करेंगे तो आपको एक अभ्यास हो जाता है कि हाँ प्रश्न किस लेवल का पूछा जाएगा। तो साथियों आपको तो एक तरीका तो पता चल जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न आते हैं। तो वहीं साथियों मैं कहता हूँ कि आप बार बार रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। इससे साथियों आपको एग्ज़ाम का आइडिया और लेवल पता चल जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस साथियों चलिए अब हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। कल वाली वीडियो में प्रश्न भी ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। तो कल वाली वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो कल वाली वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, मस्त रहना और पढ़ाई में ध्यान ज़रूर लगाना।